जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। कंप्यूट कॉस्ट गैप, डिस्कस द मेथड दैट DIC कैन यूज टू मेथड। ये शायद मैं करवा ही दूं बातें, आज कर ली ये भी थोड़ी सी, ठीक है। 4 नंबर है। ओके। डेनमार्क आइसक्रीम रन्स वेरियस आइसक्रीम पार्लर्स अक्रॉस द सिटी। बहुत सारे इनके जो है वो आइसक्रीम पार्लर्स हैं DIC के। बिलो इज द, आप ज़रा 24 पे करें सारे यार, जल्दी आ जाएं भाई। 24 पे आ रहे हैं सारे ही, 24 पे कर दें मेरे तो लाजमी। अच्छा 24 पे कर दें यार। अच्छा जी, बिलो इज एवरेज वीकली, बेटा चुप कर जाएं। हाई लो मेथड लगा, कैसा लगा? जोर का लगा। अच्छा लगा कि कैसा काम किया जो हमने पहले कभी किया था, अब यूज होना शुरू हो गया। शायद पहले भी एक आधे चैप्टर में इस्तेमाल हुआ था, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में शायद हुआ था, नहीं हुआ, हो जाएगा किसी और सवाल में। फिक्स वेरिएबल ना अलग करने पड़ सकते हैं हमें, हर टॉपिक के अंदर ये इस्तेमाल हो सकता है, मुख्तलिफ मौके पे आप देखते ही आएंगे अब तकरीबन हर टॉपिक में। DIC इज नाउ, अच्छा सॉरी, वीकली इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम DIC's रिकॉर्ड्स। सेल्स 500, अच्छा अब ये सेल्स हैं, वीक की, पूरे वीक की सेल्स हैं 5 लाख रुपए की। ओके, कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ पर यूनिट, तो वीकली इंफॉर्मेशन, तो वीकली सेल्स हैं, वेरिएबल कॉस्ट हैं, फिक्स कॉस्ट हैं और प्रॉफिट है। अच्छा अब बाय द वे, चलो आगे पढ़ते हैं, बाय द वे बाद में। DIC इज नाउ प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस फ्रोजन योगर्ट, ठीक है, दही, ठंडी दही, अच्छा, इन एडिशन टू, जमी हुई दही, इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग आइसक्रीम रेंज टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। वो कहता है जी वो पहले से कुछ आइसक्रीम तो बना ही रहे थे, बेच रहे थे, कुछ पार्लर्स भी हैं उनके पूरे शहर के अंदर। यार बंदे बन जाओ यार, मार ना खा लेना मेरे को। इट इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड। सेल ऑफ 800 फ्रोजन योगर्ट कप्स एवरी वीक इज एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड एट सेलिंग प्राइस ऑफ 190। ये वो एक्सपेक्टेशन है उनकी कि हर वीक में हम, ये ऊपर सारा डाटा ही वीकली है, सब कुछ वीकली चल रहा है, टेंशन ना लें, ठीक है। तो 800 योगर्ट के कप हम बेच लेंगे, हर कप 190 का। It is expected that introduction of frozen yogurt would also increase sale volume of ice cream by 10%। ये क्या वजह है? देखो जी, शौकीन मिजाज एक दो ही हैं जिन्होंने कहा फ्रोज़न योगर्ट खाने चलें, मुझे भी ले गए, आपको भी ले गए, आपको भी, सारे दोस्तों को साथ लेके चले गए। अब इन्होंने फ्रोज़न योगर्ट खानी थी, हमने एक चम्मच इनसे चख लिया, हमने कहा नहीं मज़ा नहीं आया, हम अपनी आइसक्रीम ही मंगवाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि फ्रोज़न योगर्ट जब लॉन्च करेंगे तो लोग आएंगे, तो ज़रूरी तो नहीं है कि सारे लोग फ्रोज़न योगर्ट ही खा रहे हों, जो एग्जिस्टिंग सेल आइसक्रीम की है वो भी बढ़ जाएगी, 10% वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम का मतलब क्या है? देखो हमें नहीं पता सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है और यूनिट सोल्ड कितने, अभी तक तो मुझे नहीं ना पता। ओके, तो सोल्ड यूनिट्स भी नहीं पता। लेकिन बाय द वे अगर मैं मिसाल लूँ कि ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो 100 रुपये है, ठीक है, तो कितने यूनिट्स बिके होंगे कि 5 लाख की जो है वो सेल बनी, बताओ? 5000। ये वैसे ही मैंने अज्यूम किया। ओके, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसको बढ़ाएं, सेलिंग प्राइस के बारे में तो कोई नहीं कह रहा कि ये हमने बढ़ानी है, ये 100 तो 100 ही रहेगा, क्या ख्याल है? लेकिन जब आप इसको बढ़ाते हैं 5000 में 10% इंक्रीज करो, ऐसे ही मैंने अज्यूम किया है समझाने के लिए। 5500 यूनिट्स अगर आप बेचें तो सेल्स की अमाउंट कितनी हो जाएगी? 500, 5,50,000, यानी कि आपकी सेल्स जो होती हैं, रेवेन्यू सेल्स, वो इंक्रीज 2 वजूहात की बिना पर हो सकता है। आपकी सेल प्राइस बढ़ जाए, क्वांटिटी सेम रहे, या आपकी सेल प्राइस सेम रहे, क्वांटिटी बढ़ जाए, या दोनों ही बढ़ जाएं, तो फिर क्या होगा? रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो बस ये ऐसी थोड़ी सी बात आ गई। तो अगर सेल्स बढ़ाएंगे, सेल प्राइस के बढ़ने की वजह से सेल नहीं बढ़ी, बल्कि सेल वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से सेल बढ़ी है, तो मेरा सवाल ये है
कि अगर आपकी सेल्स बढ़ी हैं तो क्या वेरिएबल कॉस्ट नहीं बढ़ेंगी? अगर आपने, ये मेरी मिसाल में 500 यूनिट्स अगर ज़्यादा बेचे हैं तो क्या उनको बनाने की कॉस्ट नहीं आई होगी? क्या क्रीम, मीठा वगैरह, फ्रूट श्रूट उसमें नहीं डला होगा? क्या कोन उनमें इस्तेमाल नहीं हुई होगी? क्या उस पर मेहनत, उस पर बिजली, उस पर गैस, उस पर खर्चे नहीं हुए होंगे? इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट में भी सेम इंक्रीज आना है। तो ये है तो डिसीजन मेकिंग खास तौर पे सीवीपी एनालिसिस के अंदर जाके पढ़ने वाला रूल, वहाँ पे तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन बुनियाद यहीं से थोड़ी सी बन जाए तो अच्छा होता है। कभी एक असल में ये ना, जहाँ पे चीज़ ने आना है वहाँ से पहले कभी थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए ज़रूरत की, तो वहाँ मौके पे जाके और अच्छी समझ आ जाती है। तो बड़ी सादा सी बेसिक सी बात है कि अगर आपने यूनिट्स, मैंने ये 3 मार्कर मैं बेचता था पहले हर हफ्ते में, लेकिन अब मैं 4 मार्कर बेचना शुरू कर दूंगा तो मेरी सेल तो बढ़ेगी, लेकिन ये चौथे मार्कर की कॉस्ट भी बढ़ेगी ना, वेरिएबल कॉस्ट। चलो मेरा दुकान का किराया वही रहेगा, चलो मैंने तो मुलाजिम रखा हुआ है वो वही रहेगा, लेकिन मैंने मार्कर तो बाहर खरीद कर लाना है, बहरहाल खरीद कर लाना है मार्कर, तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है। अगर वॉल्यूम, तो सेलिंग प्राइस के बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी ये कोई जरूरी नहीं है, पर वॉल्यूम के बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट ने लाजमी बढ़ना है। इसमें कोई शक है तो आ जाए मैदान में, बहस मुबाहिसा हो जाए थोड़ा सा। नहीं, बहस नहीं करते तो उस्ताद शर्म करेंगे कुछ। अच्छा हाँ जी, सही है, समझ आ गई बात, क्लियर है सबको? ओके चलो जी, ये तो मुझे पता लग गया कि वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम ने बढ़ना है, तो अगर सेल के वॉल्यूम ने बढ़ना है तो उसका मतलब ये है कि वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। सेल वॉल्यूम के बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ओके डन। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फ्रोजन योगर्ट विल बी 150 पर कप। अभी तक मुझे कहीं पे यूनिट्स उसने नहीं बताया जालिम ने, क्या करूंगा पता नहीं। अच्छा अगर यूनिट्स ना निकले, मिसाल के तौर पे उसने क्या बोला है, कॉस्ट गैप निकाल दो। मुझे अभी तक कहीं पे ऐसा डेटा नहीं मिला कि मैं पर यूनिट सेलिंग प्राइस निकाल सकूं, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकूं, तो क्या करेंगे? तो आपके ख्याल में क्या आता है अगर ये सिचुएशन आपको पर्चे में सामने आ गई? जितने सवाल अभी तक किए थे, डेटा इतना गिवन होता था कि हर चीज पर यूनिट निकल रही है, कहता था तो टोटल कर लेंगे, कर लेते, लेकिन टोटल कहा नहीं, पर यूनिट ही कह रहा था तो हम पर यूनिट करते चले जाते थे। आसान भी लगता था, हर यूनिट के ऊपर कितनी कॉस्ट, कितनी सेलिंग प्राइस। लेकिन अभी तक मुझे कहीं पे यूनिट्स नजर नहीं आई। ये तो मैंने अज्यूम किया है, 5000 तो मैंने अज्यूम किया है, ठीक है, ये तो मुझे नहीं पता। ओके, ये तो मैंने अज्यूम किया था, ये मुझे नहीं पता। ओके, कहाँ पे बेटा जी? वो फ्रोजन योगर्ट है, वो तो अभी हमने शुरू करना है। ये सेल तो आपके बिलो इज द एवरेज वीकली इंफॉर्मेशन फ्रॉम DIC's रिकॉर्ड, जिसके अंदर रिकॉर्ड में से निकली है, यानी कि ये आपके इस वीक का डेटा होगा। वो तो अभी सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं टू इंट्रोड्यूस फ्रोजन योगर्ट, और वो फ्रोजन योगर्ट के 800 तो बेचेंगे, मुझे तो उससे कोई मसला नहीं है। मुझे मसला तो इससे है कि जो ऊपर 5 लाख की सेल पड़ी है वो कितनी आइसक्रीम में बेच कर आई, और जो नीचे 3.5 लाख की वेरिएबल कॉस्ट पड़ी है, फिर वो भी निकल सकती थी। अगर मुझे यूनिट्स मिल जाते सेल वाले, कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो मैं कहता जो प्रोड्यूस किए वही सेल किए। आइसक्रीम का कौन स्टॉक करता है? नॉर्मली इस तरह की जो पार्लर वाली आइसक्रीम होती है तो वो जरा पेरिशेबल सी चीज़ है तो निकल जाता है, कोई स्टॉक होता तो हम उसकी एडजस्टमेंट कर लेते। यूनिट्स नहीं है। अगर यूनिट्स ना हो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे बताएं? टोटल में कर लेंगे, मसला क्या है, टोटल में कर लेंगे, सेल टोटल में, वेरिएबल कॉस्ट टोटल में, तो आप भी टोटल में चले जाए, मसला क्या है? कोई मसला नहीं। ओके, मजबूरी में कुछ भी बस जो हो सके कर लें, जो मुमकिन हो कर लेना है। पर यूनिट नहीं निकल पा रहा। फ्रोजन योगर्ट तो नई चीज़ है, अभी अगली वाले का मुझे नहीं पता सोल्ड यूनिट्स कितने हैं, ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया, लेकिन वो मैंने वैसे आपको ज़रा समझाया कि ये अगर बढ़ जाएगा, बढ़ने के लिए मैंने अज्यूम किया, तो मैंने यहाँ पे ये क्या किया हुआ है, ये मैंने अज्यूम किया था। ओके, तो ठीक है ना, वो ज़रा आपको समझाने के लिए कि अगर सेल बढ़ेगी तो ये जो 500 ऊपर यूनिट्स ज़्यादा किए हैं आपने, तो उनको ख़रीदना या बनाना भी तो पड़ेगा ना। ओके चल, अच्छा यहाँ तक पहुँच गए। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ, अच्छा ये देखो, फ्रोज़न योगर्ट की सेलिंग प्राइस भी पर कप गिवन है, पर कप गिवन है, ऐसे ही है, और इसकी वेरिएबल कॉस्ट भी पर कप गिवन है। पर यह सहूलत मुझे करंट वाली आइसक्रीम के बारे में अवेलेबल नहीं है, ये मैं मसला कह रहा हूँ। आगे बढ़ो, वो कहता है फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाएगी बाय 12% ड्यू टू लॉन्चिंग ऑफ मार्केटिंग कैंपेन। वो जनाब हमने वहाँ पे इश्तिहार लगाने हैं,
ये फ्लायर श्लायर लगवाने देने हैं लोगों को, जो भी आइसक्रीम खाने आते हैं उनको एक पर्चा सा हमने बनाया हुआ, उस पर लिख के दे देते हैं कि फ्रोज़न योगर्ट हम लॉन्च कर रहे हैं 1 नवंबर से, वो भी लग गया 1 दिसंबर से, ठीक है, कि फ्रीजिंग मौसम में फ्रोज़न योगर्ट, ठीक है, आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं, तो इस दिन लॉन्चिंग डेट, ऐसे मिसाल के तौर पे मशहूरी शुरू कर दी है। लोग रोड पे चल रहे होते हैं, दरमियान में वो जो LCDs लगी होती हैं वहाँ पे भी हमने इश्तिहार चलाना शुरू कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस सारी की वजह से ये फ्रोज़न योगर्ट की लॉन्चिंग की जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, इस वजह से फिक्स कॉस्ट हमारी 12% से बढ़ जाएगी। अब ये फिक्स कॉस्ट इन टोटल है, इसको क्या करेंगे हम 1.12 करेंगे तो ये तो निकल आएगा। अच्छा, अब DIC's टारगेट है टू अचीव प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 14% आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग, अब ये वो टोटल ही कह रहे हैं, कहता है जी अगर आपने फ्रोज़न योगर्ट लॉन्च किया तो उसके बाद भी आपका टारगेट प्रॉफिट क्या है 14%। अब जो मामला है ना जी वो बहुत ही इस वक्त गड़बड़ हो चुका है। टारगेट सेल रेवेन्यू कितना है ये मैंने कैसे निकाला, ये तो मैंने अज्यूम किया 5000 और उस 5000 की क्वांटिटी को मैंने बढ़ाया 10%, तो मेरी सेल्स रेवेन्यू बढ़ गया, लेकिन ये तो मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है। अब अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इसको कैसे करें कि ये बढ़ी हुई सेल आ जाए, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, उसने क्या कहा है, क्या निकालो, टारगेट कॉस्ट का गैप। टारगेट कॉस्ट का गैप वो कैसे निकलेगा, यहीं पे ना कर लें सवाल, वो कौन मिटाने आएंगे, तब तक पता नहीं देर हो जाएगी, वैसे मिटा दें भाई, इससे अगला सवाल तो करना ही है, हो जाएगा इंशाल्लाह जी। अब बेटा बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूं मैं, स्प्रिंग 22 का 21 है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 जी, डेनमार्क आइसक्रीम, चलिए आप मिटा दें, तब तक हम ये सवाल यहां कर लेते हैं, खैर है। ओके, नाउ हमने क्या करना है जी, टारगेट सेल रेवेन्यू, बल्कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो निकाल नहीं ना सकते अब भाई, 5 लाख को कैसे करें पर यूनिट में, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, आपको मुझे बताओ इसकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी होगी, 5 लाख तो सेल है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट एग्जिस्टिंग की कितनी होगी बताओ, कैसे निकालें, यूनिट्स तो गिवन नहीं है, टोटल सेल्स गिवन है, तो पर यूनिट नहीं निकल सकती, इसलिए टोटल सेल रेवेन्यू को ही हम टारगेट करते हैं, ठीक है। अब ये टारगेट सेल रेवेन्यू है, लेकिन किसका, क्योंकि वो उसने क्या कहा है, आइसक्रीम की सेल भी 10% बढ़ेगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं 5500 पे पहुंचा था, सॉरी 550 पे पहुंचा था, 5 लाख से 5.5 लाख पे पहुंचा था, लेकिन उसके लिए मैंने अज्यूम किया एक यूनिट्स को और उसको बढ़ाया, अब मेरे पास यूनिट्स नहीं है, तो क्या करें, टोटल सेल रेवेन्यू को ही 10% बढ़ा के देखते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आपने कहा जी टारगेट सेल रेवेन्यू, SR लिख लूं, टारगेट सेल रेवेन्यू किसका जी, आइसक्रीम का, ये देखें जी, टारगेट सेल रेवेन्यू कितना है जी, 5 लाख तो ऑलरेडी था, 1000 में करेंगे ना सवाल, 500 को 1.1 करो तो क्या आता है, वही 550 आ नहीं गया। अब ज़रूरी तो नहीं था वॉल्यूम बढ़ाएं, वॉल्यूम के बढ़ने का असर भी तो यही पड़ना था, तो ये लो जी 550, लेकिन वो जो टारगेट रेवेन्यू निकालना है ना, अब हमने उसने कहा है ना 14% प्रॉफिट हमें चाहिए आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग योगर्ट। अब योगर्ट का टारगेट सेल रेवेन्यू कितना है ये हमें आसानी से निकाल सकते हैं, हमने हमें गिवन है 190 का एक कप बेचेंगे, 800 कप बेचेंगे, तो टारगेट सेल रेवेन्यू, ये डिसीजन मेकिंग टाइप खुशबू आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि मंडे से कर रहे हैं ना शुरू, तो उसकी खुशबुएं, जैसे रमज़ान से पहले एक एहसास शुरू हो जाता है, शाबान में ही एक अजीब सा इंतज़ार भी होता है और ऐसे लगता है कि नूरानियत सी छाना शुरू हो गई है, ऐसे ही डिसीजन मेकिंग के आने से पहले उसके असरात आ रहे हैं, ठीक है, वाइब्स आना शुरू हो गई हैं। बहुत मज़े के टॉपिक, डिसीजन मेकिंग बेस्ट चीज़ है कसम से, CMA में डिसीजन मेकिंग ना होती तो CMA में कुछ ना होता, बोरिंग होती CMA। फ्रोज़न अभी तक को मज़ा आया आपको, तो फिर तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा जब आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, आप तो फिर बिल्कुल, आप तो हर वक्त ही करते रहा करेंगे। अच्छा जी, कितने कप्स बेचेंगे और एक कप कितने का,
800 कप्स हैं और हर कप 190, सवारी 90 ने 90, स्पीड 190। असल तो यही था शेर, कभी मैं 490 कभी 290 करके चला रहा था। 152। नाउ दिस इज योर टोटल सेल रेवेन्यू, टारगेट सेल्स कितनी? 702। अब आपको उसने कहा था प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिन ऑफ 14%। अब वो मार्जिन किसका है? इसी 702 का है, तो लेस कर दो इसमें से, लेस टारगेट प्रॉफिट। जी फरमाएं, 702 का कितने परसेंट आप प्रॉफिट चाह रहे हैं कि निकल आए? 14%। ये कितना आसान सवाल था ना, समझ नहीं आ रहा था। आई क्या बना, क्या करें, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर टारगेट कॉस्टिंग लगवा दिया। जाती है, ये होना नहीं चाहिए, कॉन्सेप्टली गलत बात है, तो क्या करें, अब हो गया तो हो गया, जो समझ में आया कर देना। घर पे ऐसे ही किया था, कुछ मिलता जुलता। अच्छा चलो एंड पे मैं पूछता हूँ, फिर आपको बताता हूँ फिर भी आपके मार्क्स कितने कितने आ गए होंगे। ठीक है जी, 98, 198 ही कर लो यार, माफ़ी दे दो जी। ये 604। नाउ दिस 604 इज द टारगेट कॉस्ट, टारगेट कॉस्ट। उसने क्या मांगा हुआ है? कॉस्ट गैप। अभी भी 3 नंबर नहीं आए, अभी भी 3 नंबर। अच्छा ये ऐसे ही होता है ना, टाइम बचाया कैसे जा सकता है। आपने ये टोटल नहीं था करना, ये 2 पड़े हुए थे, एंड पे 702 यहीं पे टोटल करके लिख लेना था। टाइम बचता है छोटा छोटा, छोटी छोटी वर्किंग में। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है जी, दूसरा स्टेप क्या होता है, हमने ये टारगेट कॉस्ट निकाल ली पहले स्टेप में। ऊपर हेडिंग मैंने नहीं दी, देनी है या रहने दूँ? टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट किया हमने, टारगेट कॉस्ट। ठीक है, तो ये टारगेट कॉस्ट आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है करंट कॉस्ट की, करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट। लिख ही लेते हैं यार, तरतीब ना ख़राब हो जाए, अच्छी भली मेहनत। और बेटा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ यही टारगेट मेरा भी कुछ टारगेट है ना, जैसे आपका टारगेट है टारगेट कॉस्टिंग, तो मेरा भी टारगेट क्या है कि हर टॉपिक में हर सवाल एक ही फॉर्मेट पर ज़बरदस्ती चाहे करना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि बस आपको ये पता होगा, अगर मिसाल के तौर पे 13-14 टॉपिक हैं तो 13-14 तरह के सवाल ही हैं ना, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि 80 से 90% सवाल पर्चा जो है वो हल करने जोगे हो गए। आप सारा सही हो, ये तो चाहिए भी नहीं। हर सवाल 60-70% आप सही खुद करते आ रहे हो। जिस दिन से आपने शुरू किया है सीएमए, उस दिन से ही आपका रोज़ पेपर हो रहा है। आईके वाले सवाल देता हूँ होमवर्क में, होते भी पुराने जिनका सोल्यूशन भी नहीं होता, और फिर भी अगले दिन वो तकरीबन सारा सही होता है। तो भाई ऐसे ही पर्चे के अंदर सवाल आने हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आपको आप खुद ही दे सकते हैं, ये वाला कॉन्फिडेंस मैं आपको नहीं दे सकता। मैं पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, कॉन्सेप्ट समझ में ना आए वो बता सकता हूँ, गाइड करके फॉर्मेट बनवा सकता हूँ, लेकिन ये जो एतमाद है, अगर कोई नहीं कर रहा तो प्रोविजन डाल ले अगली दफ़ा की फ़ीसों की, उससे पास नहीं होना। जो कर रहा है उसके चांसेस इंशाल्लाह बहुत ब्राइट हैं, वो लाजमी पास हो जाएगा। ये जो कॉन्फिडेंस आप रोज़ लेते हैं, पूरी ईमानदारी से आपने एक अच्छी अटैम्प्ट देनी है, वो टाइम के हिसाब से देनी है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगाना। ठीक है, गिवन टाइम में पर्चा करना है। 4 घंटे दें ना तो आप सब पढ़ के जो जाते हैं वो कुछ ना कुछ कर लेंगे वहाँ पासिंग मार्क्स के, लेकिन 3 घंटे ही होते हैं, 15 मिनट से रीडिंग के लिए देते हैं। तो प्लीज़ टाइम बाउंड प्रैक्टिस। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी? अच्छा यहाँ पे हमने क्या लिखना था, ये हमने क्या किया जी, कैलकुलेशन की है ऑफ टारगेट कॉस्ट। ठीक है जी, उसके बाद अब हमने क्या करना है, एक्सपेक्टेड करंट कॉस्ट, एक्सपेक्टेड करंट कॉस्ट निकालनी है। ये आसान है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपकी वेरिएबल कॉस्ट उसने खुद बता दी है योगर्ट की। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आसान है, वेरिएबल कॉस्ट आइसक्रीमों की गिवन है 3.5 लाख। अगर वो मैंने समझा दी बात, अगर 10% वॉल्यूम बढ़ना है तो फिर 10% ही वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ाओगे, क्योंकि उसकी कॉस्ट भी तो बढ़नी है। फिर योगर्ट की वेरिएबल कॉस्ट सवाल ने खुद बता दी, एक कप पे पता नहीं कितना लगता है, देख लेंगे। और तीसरी चीज़ क्या है, इस योगर्ट के आने की वजह से फिक्स कॉस्ट भी बढ़नी है। इतना आसान सवाल था, बस डर है ना आई कैप का सवाल, हो अल्लाह पास पेपर का था, पर्चे में बैठे हुए हैं, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रही। इसीलिए कहता हूँ कम से कम 2 दफ़ा सवाल को पढ़ना है, फिर सोचना है कि इसको कर ना ले, नहीं सही समझ आई तो तीसरी बार फिर पढ़ देना है उसको, फिर सवाल करने में इतना सा टाइम भी नहीं लगता। और अगर आपको वो वाले पागल हैं आप
कि जिन्होंने पेन पकड़ के पहले कुछ लिखना नहीं है तो उनको सुकून नहीं आना, तो बेटा फिर वो ज़्यादा टाइम भी लगा जाएंगे तो उनको सवाल में से मिलेगा कुछ नहीं। कभी एंड तक पहुँचते पहुँचते कोई चीज़ निकल आएगी, फिर नए सिरे से कुछ करके आएंगे, आगे कुछ हो जाएगा। नहीं, प्लान करें प्रॉपर सवाल को प्लीज़। करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम। अब वेरिएबल कॉस्ट है आइसक्रीम की, तो उसके बारे में उन्होंने क्या कहा था जी? उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो अभी तक है इस वीक की वो कितनी है? 3,50,000। तो अगर आपकी प्रोडक्शन यानी आपकी सेल बढ़ी है तो ये वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। जितनी सेल का वॉल्यूम बढ़ा उतना ही तो वेरिएबल कॉस्ट वॉल्यूम के साथ बढ़ती है। यही तो वो कॉस्ट थी जो बेसिक्स में पढ़ा था कि एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज होती है। तो एक्टिविटी लेवल चेंज हुआ तो हो गई। फिक्स कॉस्ट नॉर्मली नहीं होती, लेकिन उसने कहा इश्तिहारों की वजह से हो गई है, वरना नहीं होती। ये एक्टिविटी के बढ़ने से ये यूनिट्स 10% जो एग्जिस्टिंग बढ़े उस वजह से फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ी है, बल्कि कोई और वजह है फिक्स कॉस्ट के बढ़ने की। ठीक है, तो कितना आ गया जी? 385। वेरिएबल कॉस्ट किसकी जी? फ्रोजन योगर्ट की। अब ये तो उसने दे दी थी, कितनी है? प्लान कर लेना सवाल, फिर कुछ भी नहीं होता। 150 पर कप है और कप कितने बेचने थे? 800। तो 800 कप्स इंटू 1 कितना? 120। एक मिनट अच्छा 1 जी। नेक्स्ट क्या आंसर है? 120,000। ओके, और उसके बाद एक और धचका जो आपको लगा वो क्या था? फिक्स कॉस्ट भी बढ़ी है तो फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्रीज लेना है। अब फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ से कहाँ पहुँच गई? पहले कितनी है जी? 100 यानी 1 लाख। ठीक है जी, इसको 12% से बढ़ाना है तो 1,12,000 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपकी करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ गई कितनी जी? 617। नाउ दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी एंड, और बी ए वाला आया भी कोई नहीं है, हाँ, एंड दिस इज़ योर बी ए जी। जी आपका गैप आ गया। और मैं चूँकि करवा रहा हूँ ना तो मैं बार बार बताता हूँ चीज़ें, तो इसलिए टाइम लगता है, वरना इतना टाइम नहीं लगता। ये क्या है जी? टोटल टारगेट कॉस्ट गैप। टोटल टारगेट कॉस्ट गैप। ठीक है जी, तो सही है। टोटल में सारा सवाल कर लिया, नहीं बन रहा था काम, टोटल में ही कर लिया। लो जी, पाँच और 5 10 और 2 12 मिनट हैं। अगला सवाल पढ़ लेते हैं। ठीक है, होमवर्क आजकल आप ना पार्ट बी कब से शुरू हो गया? वो करवा देता हूँ, अभी करवा देता हूँ, बल्कि पहले वो ही कर लेते हैं। चलो छड्डो अगले सवाल में। मिट्टी पाओ। क्या कहता है जी? डिस्कस द मेथड्स दैट डीआईसी कैन यूज टू क्लोज द कॉस्ट गैप्स आइडेंटिफाइड इन ए अबव। कॉस्ट गैप आइडेंटिफाई जो किया है उसको क्लोज करने का कि क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो भाई ये ना एक जनरल डिस्कशन है जो मैं आपके साथ एक ही बार कर रहा हूँ। अब जहाँ जहाँ पे ये पार्ट आएगा फिर वो क्लियर है। ठीक है, अच्छा वैसे ये थ्योरी में लिखा भी हुआ है बाय द वे, तो मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं थी इस पार्ट को, बता रहा हूँ, लेकिन लिखा कहाँ हुआ है? ये क्लोजिंग टारगेट कॉस्ट गैप। ठीक है, लेकिन छोड़े यहाँ से, अब आप बाद में पढ़िएगा। फिलहाल तो अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ा रहा हूँ, आप आ जाए। वैसे मैंने पढ़ाना ही था, शुगर ला रहे हैं ताड़े में। मेरी तसल्ली तो तभी होनी है ना बेटा। मेथड्स ऑफ क्लोजिंग टारगेट कॉस्ट गैप, क्लोजिंग या एलिमिनेटिंग। ठीक है ना, कि टारगेट कॉस्ट का गैप जो आ गया है, अब इसको कैसे टैकल करें। तो मैंने आपको वैसे ज़बानी कलामी थोड़ा सा छेड़ा भी था कि ले जी अगर आपका इतनी कॉस्ट का गैप आ रहा है, ये कम करनी है तो आप
सबसे पहले तो ये सोचे ना कि कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है और ओवरहेड्स की कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल की कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। कैसे? सप्लायर का मिन्नत तरला करेंगे, यार डिस्काउंट दे दे थोड़ा। अच्छी को बल्क में ख़रीद लेंगे तब भी डिस्काउंट मिल सकता है। अच्छी क्वालिटी का मटेरियल ख़रीदेंगे तो लॉस कम होता है। अच्छा मटेरियल हो ना, अच्छा रॉ मटेरियल हो तो वेस्टेज कम होती है उसमें, ये बात पता है आपको। तो अच्छी तरह का रॉ मटेरियल ख़रीदेंगे, वेस्टेज ज़रा कम हो। लेबर को समझाएंगे, ट्रेन करेंगे ताकि वो भी वेस्टेज कम करें, एफिशिएंटली काम करें। अब उससे लेबर टाइम कम होगा तो लेबर कॉस्ट कम होगी। ओवरहेड्स को भी मैनेज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये डेवलपमेंट फेज़ पर कॉन्सेप्ट लगता है। जब प्रोडक्ट अपनी पहली बार ज़िंदगी में डेवलप हो रही होती है तो सबसे पहला तो काम क्या करें, रीडिज़ाइन कर लें प्रोडक्ट। अभी आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है ना, उससे पहले सोच रहे हैं, कॉस्ट गैप आया तो ज़रा बैठ के सोच लें कि इसको कुछ इस तरह से रीडिज़ाइन कर लें कि इसकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना हो। क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना हमने, रीडिज़ाइन तो इसीलिए कर रहे हैं कि थोड़ा डिज़ाइन बदल लेते हैं। इस तरह का डिज़ाइन ये छोटी सी चेंज कर लेना अगर, तो जो ट्रांजिस्टर पहले से आ रहे थे वही इसमें भी लग जाएगा और वो हम बल्क में लेते हैं। तो ये नया ट्रांजिस्टर जो है काम तो इसने सेम ही करना है, फलां सर्किट जो है काम तो उसने सेम ही करना है। ठीक है, लेकिन अगर पहले से पड़े हुए या हम खुद बना लेते हैं, सस्ता कोई मटेरियल मिल रहा है तो उसका यूज़ कर लें, रीडिज़ाइन करें। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट मेथड क्या है, उसके बाद फिर वही तीनों है, मटेरियल, लेबर, वो तो है ही। ठीक है, लेकिन सबसे पहला, सबसे आगे, सबसे ऊपर पीक फिन सुपर्स। तो सबसे पहले क्या करें, रीडिज़ाइन द प्रोडक्ट। रीडिज़ाइन, री-डी-ज़िग्न, सिग्न, री-डी-सिग्न द प्रोडक्ट, रीडिज़ाइन द प्रोडक्ट। मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलना यही असल होता है? बिल्कुल भी नहीं। ओके, नेक्स्ट, ये तो हो गया। अगली चीज़ मैंने क्या कहा, आसान चीज़ है। ये आपको पता होता है कि आपको पता, बस आपको पता होता है आपको, लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये आपको पता होता है। एक बार आपको बताना होता है कि आपको ये पता है, फिर वो पता रह जाता है, वहाँ से जाके पढ़ भी लेना। फिर आसान बात है। अभी आपको जो बताई हैं बातें, वो सारी बातें आपके दिमाग में थी, तो आपने एतमाद को पता नहीं कहाँ पे छोड़ के आ गए। आप 5वीं 6वीं 10वीं 12वीं में यहाँ पे सारे एतमाद खोते खोते यहाँ पे पहुँचे हैं, खोते तो आप खोते खोते पहुँचे हैं। तो आप लोगों को बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है बेटा। आप लोग अक्सर देखते हो जो आप सोच रहे हो, मैंने कोई सवाल पूछा, अब जिस बच्चे ने बताया उसका तो सही हो गया, तकरीबन आधी ज़्यादा क्लास ऐसी होगी जिनके अपने दिमाग में भी ये होगा, लेकिन डर से नहीं बोले। तो खुदा के लिए यार, अल्लाह से डरा करो बस, और किसी चीज़ से ना डरा करो, IKF से ना डरा करो, मुझसे ना डरा करो, अल्लाह से डरा करो। अल्लाह से डरोगे तो जहाँ पे डरना है वहाँ पे फिर डर भी लोगे। ठीक है, ओके। कॉन्फिडेंस लाएं अपने अंदर। आप सिर्फ इतना देख लें कि आप सवाल पास पेपर के करते हैं और खुद पहले करते हैं। यार हद हो गई यार, मैं ये गलत सवाल क्या कह रहा हूँ, होमवर्क है यार, हद हो गई यार, होमवर्क है। अब आप खुद देखें, इसमें कोई एक दो मसले तो जरूर आएंगे, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या आपके 16 के 16 नंबर चले जाएंगे? नहीं। अगले दिन मैं ये सवाल जब करूंगा आप कहेगा हाँ ये 2-3-4 पॉइंट है यार, चलो 3-4 नंबर गए, 10-12 मैंने खुद ही ले लिए इस सवाल को करके। अब बेटा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाएं। ज्यादातर बच्चे IKF के पर्चे में, खासकर CMA के पर्चे में, पर्चे से पहले फेल हो जाते हैं। पर्चे से पहले नहीं फेल होना प्लीज, ठीक है ना। पर्चा करके 3 घंटे बाद फेल हो जाओ, कोई दुख नहीं है, हो गई नहीं इंशाल्लाह। कोई डर लेके नहीं जाना। मैक्सिमम क्या हो सकता है, फेल हो सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये खौफ निकाल के जाओगे तो इंशाल्लाह कभी भी फेल नहीं होगे। पढ़ा आपने सारा कुछ होता है, तो पेपर से पहले डर से मर जाते हैं, खौफ से ही। वो सुई चुप होने वाला वाक्य बड़ा मशहूर है ना, अंधेरे में सुई चुप हो दी, उसको कहा सप ने काट लिया, वो मर गया और डर तो ही। तो ना डरा करें, ना मरा करें, वापस आए, पढ़ा भी लो पाए ना। मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करें जी। कैसे कॉस्ट गैप को क्लोज करें? जी मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कंट्रोल करो भाई? वो कह रहा है IKF कह रहा है भाई ये बताओ क्या करना चाहते हो। ठीक है, हमने कहा जी हम क्या बोला था, डिस्काउंट लेंगे फ्रॉम सप्लायर, वेंडर या सप्लायर, डिस्काउंट फ्रॉम सप्लायर। अपने सप्लायर से कहेंगे भाई थोड़ा डिस्काउंट दे दे अल्लाह के नाम पे, थोड़ा डिस्काउंट दे दे भाई अल्लाह के नाम, बड़े गरीब हैं हम। ठीक है, कॉस्ट गैप आ गया हमारा, मारे जाएंगे हम,
थोड़ा डिस्काउंट दे दे, कंपेटर खा पी जाएंगे हमें, हम तेरे वफादार कस्टमर हैं, हम तेरे से चीज़ें लेते रहेंगे, थोड़ा डिस्काउंट दे दे भाई, किसी तरह भी ले ले, बल्क में लें या जैसे भी लें। वेस्टेजेस को मैंने कहा कंट्रोल करें, थोड़ा उनको कहा यार इंसानों की तरह कटाई किया करो यार, ये इतनी कतरने तुमने आधा मीटर तो तुमने ज़ाया कर दिया है, सही तरह से काटो कपड़े को, थोड़ा समझाएंगे उनको, ट्रेनिंग देंगे उनको, ठीक है। तो कंट्रोल करें वेस्टेजेस, कोई सी भी हो, फिलहाल तो मटेरियल की बात हो रही है, कंट्रोल करें, ठीक है। रिड्यूस करें किसको, वेस्टेजेस। फिर क्या कर सकते हैं जी आप, अभी मैंने ये बोला कि डिज़ाइन इस तरह से करें, उससे ही बात निकली है कि एक ही तरह के ट्रांजिस्टर आपके यूज़ हो जाएं, इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स यूज़ करना। अगर मैं ये कैलकुलेटर बनाने वाली कंपनी हूं, तो मेरे कैलकुलेटर्स के मॉडल चाहे 50 हों, उनके अंदर पड़ने वाला सर्किट मैंने एक जैसा ही रखा हुआ है, वो खुद बनाता हूं या कहीं से भी लेता हूं, बल्क में उठाने की वजह से मुझे सस्ता पड़ जाता है। तो यूज करें स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट, और डिजाइन तो बाहर के ही होते हैं, नया डिजाइन लॉन्च हो गया, नई चीज लॉन्च होगी, अंदर जो चीज आप मैक्सिमम मिलती जुलती हैं वो स्टैंडर्डाइज यूज करें, उसमें कोई नई चीज डालने की जरूरत नहीं है। कुछ सर्किट है, कोई आईसी है, कोई फ्यूज है, जो चीज आपकी सामने नजर नहीं आती, काम उसने वही करना है। तो जितनी प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर वो यूज होती है, सबके अंदर एक ही यूज करें स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, यूज ए स्टैंडर्डाइज्ड कंपोनेंट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट है, आपको कोई चीज चाहिए, मटेरियल आपको चाहिए, अब आप कस्टमर हैं, बेचने वाले ने आपको फंसाना है, आप टेंडर कर दें, इश्तिहार दे दें, अखबार में इश्तिहार दे दें कि मुझे फलां चीज़ इतनी क्वांटिटी में चाहिए, आइए और अपनी प्राइसेस पेश कीजिए, जिसकी अच्छी लगेगी प्राइस हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये क्या किया आपने, टेंडर कर लिया, ठीक है। तो आप सेलेक्ट करें, टेंडर करें, उसमें सेलेक्ट करें बेस्ट प्राइस, टेंडर फॉर कंपेटिटिव या बेस्ट प्राइस बल्कि लिखें। लोग आएंगे, अपनी गुड्स के मॉडल, उसका सैंपल दिखाएंगे, रेट बताएंगे, आपको जिसका सैंपल अच्छा लगे, जो रेट सबसे अच्छा लगे, आप उसको एक्सेप्ट करें। और आपने गौर किया हो या शायद आपने ना किया हो, तो अपने बड़े भाई से, अपने अब्बा से पूछ लीजिएगा, उन्होंने गौर ज़रूर किया होगा। शुरू में मोबाइल आता था तो उसके डिब्बे के अंदर चार्जर का अलग डिब्बा होता था, ठीक है, हैंड फ्री भी होती थी, वो भी अलग डिब्बे में होती थी, छोटे छोटे डिब्बे होते थे, ठीक है, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, ठीक है। तो मेरा 2 लाखों में एक, तो डिब्बे ही डिब्बे होते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि हैंड फ्री ख़त्म हुई, पहले डिब्बा ख़त्म हुआ, हैंड फ्री कागज़ में डाल के देने लगे, फिर हैंड फ्री ख़त्म कर दी, फिर चार्जर का डिब्बा वो ख़त्म हुआ, शापर में आने लग गया, फिर चार्जर ख़त्म करके आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे हैं, मैं वो डिब्बे की बात कर रहा हूँ कि अननेसेसरी पैकिंग मटीरियल क्या करते हैं, कम कर रहे हैं। तो हम भी इस प्रोडक्ट के अंदर कॉस्ट गैप को अगर हमने जब वो कम करना है, तो हम इस प्रोडक्ट के अंदर अननेसेसरी पैकिंग मटीरियल को क्या कर दें, कम कर दें, ठीक है। तो रिड्यूस कर लें, बल्कि यूँ लिखता हूँ कंट्रोल करें। कंट्रोल में मैंने क्या, मेरा मतलब क्या है, रिड्यूस करें, ठीक है। अननेसेसरी पैकिंग मटीरियल बना लो, मैंने यही कहा है कंट्रोल करो, जैसे मर्जी करो, तुम्हारी मर्जी है, बड़ा डब्बा बना लो, छोटा कर लो, ओ भाई कंट्रोल करो, मारो मुझे मारो। अभी वो जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया दोबारा, वो ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था ना ऐसे करके, जो वो वाला मीम बना था, याद है कि इंग्लैंड में था, अच्छा हाँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था, हाँ क्या याद करा दिया यार तुमने। अच्छा इधर देखो ज़रा, 1 मिनट जल्दी से देखो ज़रा, बातें मिलती जुलती होंगी। देखो, रीडिज़ाइन करो प्रोडक्ट, ये आईकेप की किताब में है, थोड़ा बहुत सादा करके। डिस्कस विद की सप्लायर, कैसे हम करें इसको, ठीक है, कम करें कैसे। उसके बाद नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को कम करो, ये जैसे मैंने कहा पैकिंग वगैरह को कम कर लो। स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट्स यूज़ करो, स्टाफ को ट्रेन करो। ये आईकेप ने इस तरह से लिखे हुए हैं, आपने ये यहीं से याद कर लेना, लेकिन मैं आपको और आसान तरीके से ज़रा करके दिखा रहा हूँ ताकि 2-3 आपके जहन में रह जाएँ। आईकेप ने यही कहना होता है, इस तरह के टारगेट कॉस्ट का सवाल दे के थ्योरी तो यही होती है, साथ में क्या गया, जैसे अभी उसने कह दिया कुछ स्टेप्स तो बताओ कैसे क्लोज करें। तो आपको इन सब में से कोई नंबरों के हिसाब से, अगर 3 नंबर है तो 3 लिख दो, 4 है तो 4 लिख दो, इन्हें 10-12 में से कोई 2-3-4 तो याद रह ही जाएंगे, सादे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज
मटेरियल के बाद लेबर है, लेबर। अब लेबर को क्या करो, आइडल टाइम रिड्यूस करना है, वो भी वही वेस्टेज हो गया ना, लेबर लिखो ना, वहां पे मिला के नहीं लिखा हुआ, मैं तो वैसे ही अलग अलग कर रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए। रिड्यूस करो जी आइडल टाइम को थोड़ा सा, वही कंट्रोल करो, रिड्यूस करो यानी, ओहो पहले कैसे लिख रहा था, कंट्रोल करो, यानी हमारा मतलब क्या है, रिड्यूस करो आइडल टाइम को। अच्छा अगला सवाल करना था तो ये रह जाना था, ये किया तो अगला सवाल रह गया, लेकिन वो अच्छा हो गया कि रह गया, वो एकदम आपका एकदम टेस्ट बन गया, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा जी, उसके बाद स्किल्ड लेबर यूज करें, स्किल्ड लेबर, इससे क्या फायदा होगा, वो वेस्टेज वगैरह कम करेंगे, वो कम टाइम में ज्यादा काम कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप थोड़ी अभी पढ़ के आए ट्रेनिंग, अभी मैंने पढ़ाया था ना पॉइंट, तो ट्रेन करें आप, प्रोवाइड करें ट्रेनिंग लेबर को, इससे भी आपकी वेस्टेजेस कंट्रोल होंगी और आपकी एफिशिएंसी आएगी लेबर में, ठीक है। तो प्रोवाइड ट्रेनिंग टू लेबर, तो बेटा उधर से टाइम भी लगेगा, तो ये तो विन विन सिचुएशन होगी, तो जाएंगे ना। अगर इतनी ज़्यादा कॉस्ट आती है कि अनस्किल्ड से ही काम करवा के लेट करा के पैसे कम दे, तो उसी से करवाते रहेंगे। हाँ तो ये तो देखना पड़ता है, तो देखेंगे, डिसीजन मेकिंग थोड़ा ही कर रहे हैं अभी तो बता रहा हूँ, सोच के करना, डिसीजन मेकिंग में देखेंगे जाके। नंबर 4 प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज कर लो, एक जगह भी लिखा हुआ था, ठीक है, चेंज कर दो प्रोडक्शन प्रोसेस इस तरह से डिज़ाइन कर लो कि आपकी कोई ना कोई सेविंग बन जाए, टाइम की, कॉस्ट की, वो आप वैसे ही लिखा हुआ था जनरल, तो मैंने ये भी लिख दिया, ठीक है। एक चीज़ रह गई है बस, ओवरहेड भी तो होते हैं, उन्होंने नहीं कंट्रोल करना है, नहीं करना, खुला छाड़ दिए, खुदा ना लो, ना करो, तो जी ओवरहेड्स को बस कंट्रोल करना है। यानी आपने ओवरहेड्स के बारे में अगर वो एक लाइन लिखनी है ना, तो आप यूँ लिख देंगे, जब आप स्टेप्स लिख रहे होंगे ना, तो आप कहेंगे कि डिस्काउंट सप्लायर से लेंगे, लेबर को ट्रेन करेंगे, ओवरहेड्स को कंट्रोल करेंगे, बस इसका स्टेप ही यही है, हैं? ये नहीं कंट्रोल होते, क्यों? कंट्रोल द ओवरहेड्स, ओके डन, ठीक है। तो ये जनाब आपके मेथड्स हैं। अब ये जब कभी आए तो मुझसे ये नहीं कहना कि हमें नहीं आता, अब ये आपको आता है। अच्छा दूसरी बात, इससे अगला सवाल है होमवर्क में, उससे अगला भी देख लें, और 2 ही तो सवाल रह गए, तो 10वां और सैंडे भी है ना, सैंडे, तो होमवर्क 10वां और 11वां होमवर्क है। जिंदगी अगर रही तो सोमवार को, मंगल कह रहा हूं, सोमवार को मुलाकात होगी और एक सवाल होपफुली मैं करवा दूंगा और एक का सलूशन दूंगा जो आसान होगा। अल्लाह हाफिज।